नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में चर्चा में रहा 3200 फेथॉन क्या है? आपके विकल्प हैं एक क्षुद्र ग्रह, एक जापानी चंद्र लैंडिंग मिशन, प्लूटो के पास देखा गया एक प्राकृतिक उपग्रह की एक रैंसमवेयर क्रिप्टोवर्म। जब हम बात करते हैं 3200 फेथॉन की तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक सक्रिय क्षुद्र ग्रह है जो किसी अन्य नामित क्षुद्र ग्रह की तुलना में सूर्य के करीब देखा जाता है। इस कारण से इसका नाम ग्रीक मिथक सूर्य देवता हेलियोस के पुत्र फेथॉन के नाम पर रखा गया है। यह लगभग 6 किलोमीटर व्यास का है और दिसंबर के मध्य में देखे जाने वाले जेमिनिड्स उल्का बौछार का मूल निकाय है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल जेमिनिड्स उल्का बौछार 13-14 दिसंबर के आसपास चरम पर होंगे, जब साफ आसमान के साथ और चमकदार शहर की रोशनी से दूर हम आसमान में इस प्रकार के दर्जनों उल्काओं की बौछारों को देख सकते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि 3200 फेथॉन क्या है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, एक क्षुद्र ग्रह। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। उन्होंने युगांतर पत्रिका में लेख लिखे जिसने कई युवाओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी काम करने के लिए प्रेरित किया। उनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत वेदांत दर्शन पर आधारित था, जो मनुष्य और ईश्वर में समानता और ऐक्य देखता है। उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि सावित्री थी, जो एक महाकाव्य कविता थी। आपको ये बताना है कि इस परिच्छेद में वर्णित व्यक्ति कौन है। आपके विकल्प हैं खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, प्रफुल्ल चाकी की रविंद्रनाथ टैगोर। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। आप ये ध्यान रखेंगे कि इस साल महर्षि अरविंदो की 150वीं जयंती है, जिससे श्री अरविंदो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं अरविंदो घोष की, तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। 1902 से लेकर 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के संघर्ष में भी हिस्सा लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के चलते उन्हें 1908 में अलीपुर बम कांड में जेल भी जाना पड़ा। 2 साल के बाद उन्होंने पौंडीचेरी में शरण ली, जहां उन्होंने अपने शेष जीवन को अपने योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित जीवन था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा वक्तव्य किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे यह संबंधित है अरविंदो घोष से, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखाई देने की सबसे अधिक संभावना है? आपके विकल्प हैं मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हिरपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य की फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, केवल तीन की सभी चारों। जब हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। इसकी आबादी ज्यादातर गुजरात और राजस्थान तक ही सीमित है। हालांकि इसकी छोटी आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखी जाती है। राजस्थान में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो अधिकांश आबादी है वह मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, जिसे डेजर्ट नेशनल पार्क कहा जाता है, उसमें पाई जाती है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर शहर में स्थित है, जो थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास की रक्षा करने के लिए ही 1981 में से नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना कहां पर है, तो वह है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कितने व्यावसायिक रोग सुमेलित हैं? आपके विकल्प हैं रोग और संबंधित व्यवसाय, बाइसिनोसिस कपड़ा श्रमिक, न्यूमोकोनियोसिस कोयला खदान श्रमिक की एस्बेस्टोसिस निर्माण श्रमिक। आपको बताना है इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, सभी तीनों की उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्यावसायिक रोगों की जब हम बात करते हैं तो यदि हम बाइसिनोसिस को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह मुख्य रूप से एक व्यावसायिक रोग है जो अपर्याप्त हवादार कामकाजी वातावरण में कपास या जूट की धूल में सांस लेने के कारण होने वाला एक फेफड़े का रोग है। यह बार बार जोखिम के साथ समय के साथ विकसित होता देखा जाता है। यह आमतौर पर कपड़ा श्रमिकों में होता है जो यार्न और कपड़े निर्माण उद्योगों में कार्यरत हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं न्यूमोकोनियोसिस की तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह मुख्य रूप से फेफड़े की बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो राख की धूल, शीशे के कण, परागकण आदि में सांस लेने से होता है। मुख्य रूप से यह कोयला खदान श्रमिकों में देखा जाता है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं एस्बेस्टोसिस की तो आपको ध्यान रखना है कि यह क्रॉनिक सूजन लाने वाली फेफड़ों की बीमारी है। इसका एक मुख्य कारण एस्बेस्टस का एक्सपोजर है जिसके चलते अधिकतर निर्माण श्रमिकों में इस प्रकार की बीमारी देखी जाती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि व्यावसायिक रोगों के संदर्भ में तीनों के तीनों जो विकल्प हैं वह सही सुमेलित हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, सभी तीनों। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की ना तो एक और ना ही दो। जीका वायरस के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जिसे पहली बार युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इसे बाद में मनुष्यों में भी पहचाना गया। मुख्य रूप से जीका वायरस बीमारी मुख्य रूप से एडीज मच्छर जिसे एडीज एजिप्टी भी कहा जाता है उसके द्वारा संचरित होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर को फैलाता है। इसके अलावा जीका वायरस गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में यौन संपर्क से रक्त और रक्त उत्पादों के आधान और अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैलता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जीका वायरस रोग के संदर्भ में ये दोनों जो कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कृषि अवसंरचना कोष पर जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। कृषि और गांवों को सशक्त बनाकर निजी निवेश को बढ़ावा देकर कृषि अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना को शुरू किया है। इसका मूल उद्देश्य फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के संदर्भ में मध्य और दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा को प्रदान करना है। इसमें मुख्य रूप से जो फंड दिया जाता है वह कोल्ड स्टोर के निर्माण, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों के साथ ही ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई मार्केटिंग आदि के लिए भी दिया जाता है। इसकी जो अवधि है वह वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक है। इसके तहत कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने की योजना बनाई गई है जिसे ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और किसान आदि को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत जो ऋण दिया जाएगा उसे 2 करोड़ की सीमा तक इसमें 3% प्रतिवर्ष का ब्याज छूट यानी ब्याज सबवेंशन भी होगा।
यह आर्थिक सहायता अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसमें पात्र उधारकर्ताओं के लिए एक क्रेडिट गारंटी कवरेज भी 2 करोड़ रुपए के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। इसमें फंड का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के तहत ऋण के लिए आवेदन करने में भी सक्षम करेगा। इसके तहत वास्तविक समय की निगरानी और प्रभावी अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर की निगरानी समितियों की भी गठन किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इस प्रकार के कृषि अवसंरचना कोष से कृषि क्षेत्र का और विकास होगा और कृषि क्षेत्र में आवश्यक 4% की ग्रोथ रेट हासिल करने में यह मदद करेगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक पे फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।